the news that we bring to everyone, इस वक्त हमारे चैनल पर जो खबर हम सबके साथ साझा कर रहे हैं it has वो gone ये है कि beyond नेतन्याहू की सिर्फ just इच्छा सूची से आगे बढ़कर अब मुस्तफ़ा खामेनेई की हत्या की योजना सबसे ऊंचे स्तर पर it ऑपरेशनल has now प्लानिंग के gone चरण में into पहुंच चुकी है। operational planning at the आज highest 3 level. जुलाई को Well, I am मेरे today साथ हैं मेरे Vijay, प्रिय मित्र और joined सहयोगी here विजय today by प्रसाद, my dear जो friend हाल and ही में colleague दुनिया भर Vijay की यात्राएं Prasad, कर who रहे has हैं। been traveling all over the मैं बहुत world, उत्सुक and हूं I ये am जानने so के लिए कि anxious वो to hear मौजूदा हालात को कैसे his देखते हैं, take क्योंकि on मुझे what is लगता है going कि हम on एक ऐसे right भू now. राजनीतिक It is a बदलाव के दौर double में हैं shift जो द्वितीय विश्व in युद्ध the के बाद से political अब तक की पूरी व्यवस्था को हिला ecosystem सकता that है। has हमारे been पास there आज बहुत since the सारी end of खबरें हैं the जिन पर Civil बात War. करनी है। We विजय have का our नज़रिया Iranian news हमेशा channel. अलग और बेहद Vijay मूल्यवान has his होता है, own unique, तो very विजय मैं unique आपको आमंत्रित perspective, करता हूं, very कृपया valuable शुरू to us. कीजिए। So I invite you, Vijay. Go ahead, please. Well, firstly, it's great to be back with you. सबसे पहले आपके साथ दोबारा होना बहुत अच्छा लग रहा है। और देखिए, इस चैनल के बारे में या कहें कि इस ट्रांजिशन प्रोटोकॉल के बारे में, जैसा मैं समझता हूँ, बात यह है कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ सब कुछ लगातार बदल रहा है। हर वक्त हलचल, बदलाव, मोड़ आते रहते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम इन सब को जितना हो सके उतनी सटीकता से ट्रैक करें। अब हम आपस में बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये बात शुरुआत में ही साफ कर देनी चाहिए। ये हफ्ता अली खामेनेई के अंतिम संस्कार का हफ्ता है, जिनकी हत्या हुई थी, और अब ईरान में उनके जीवन को याद किया जा रहा है। वहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग इस पूरे घटनाक्रम को देखने की उम्मीद की जा रही है। मुझे नहीं पता इसे क्या कहा जाए। ये राजकीय शोक जरूरी है, लेकिन सुनिए, बात अली खामेनेई की नहीं है, जिनका इस साल की शुरुआत में निधन हुआ था। ये उनके बारे में नहीं है, ये इस वक्त जो हो रहा है उसके बारे में है। सबसे पहले ईरान के अंदर की बात करें। मैं कुछ मिनट लेना चाहता हूँ ताकि बता सकूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ईरान के भीतर बहुत कुछ हो रहा है। बहुत बड़ा पुनर्निर्माण करना होगा। अब भी आर्थिक अस्थिरता बनी हुई है। जनता पूरी तरह देशभक्त है और सरकार के साथ खड़ी है, लेकिन उनकी अपनी ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। और इन सब के बावजूद इस्राएली अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। जैसा आपने इस हफ्ते की शुरुआत में देखा, इजरायली लोग बेताबी से कोशिश कर रहे हैं कि ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो समझौता ज्ञापन हुआ है उसे किसी तरह नाकाम कर दें। ये वही समझौता है जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसमें इस्तेमाल की गई भाषा ऐसी है कि दोनों पक्ष इसे अपनी जीत के रूप में पेश कर सकते हैं, एक तरह से। हाँ, मतलब ये कोई सटीक कानूनी दस्तावेज नहीं है, क्योंकि इसमें उन्हें करीब 2 महीने का समय दिया गया है ताकि कुछ और बारीकियों को तय किया जा सके। लेकिन इन 2 महीनों के दौरान इजरायली हर संभव तरीके से इस समझौते को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ वे लेबनान में दबाव बना रहे हैं। मुझे लगता है ये बात अहम है। वे लेबनान में लगातार दबाव बनाए हुए हैं। वे अपनी सेनाएं वापस नहीं बुलाना चाहते। वे अब भी इस बात पर अड़े हैं कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करना होगा। जबकि भारी बमबारी के बाद भी हिजबुल्लाह मौजूद है, ये बात साफ दिख रही है। वो कहीं नहीं जा रहा। एक तरह से उसकी जड़ें लेबनानी समाज में गहराई तक हैं। अगर इजराइल सच में हिजबुल्लाह को मिटाना चाहता है तो उसे लाखों लोगों को मारना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। वो गाजा में भी ऐसा नहीं कर पाए और लेबनान में भी नहीं कर पाएंगे। हिजबुल्लाह लेबनानी लोगों की तरफ से इजराइल के साथ दक्षिणी नियंत्रण रेखा की रक्षा करता रहेगा। तो इस स्थिति में इजरायली उस समझौता ज्ञापन को नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर, जैसा कि आप अच्छी तरह जानते हैं, इजरायलियों ने अब तक ये उम्मीद नहीं छोड़ी है कि अगर वे ईरान की सरकार के और नेताओं को निशाना बनाते हैं तो या तो ईरान फिर से आक्रामक रुख अपनाएगा या किसी तरह अमेरिका को आगे आने पर मजबूर करेगा। मुझे पता है कि हम इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात रखना चाहता हूँ। मैंने खाड़ी के अरब देशों के कुछ लोगों से फिर बात की, खास तौर पर कतर में,
और संयुक्त अरब अमीरात के एक राज्य में। दिलचस्प बात यह है कि इन देशों ने अब लगभग मान लिया है कि अमेरिका की सुरक्षा छतरी पर भरोसा करने का दौर खत्म हो गया है। और अगर आप उस समझौता ज्ञापन को ध्यान से देखें तो साफ दिखता है कि वे अपने विकल्प खुले रख रहे हैं, क्योंकि इनमें से कोई भी देश किसी भी समय ईरान के साथ अलग समझौता कर सकता है। और वे ईरान के कुछ ऐसे पैसे रोके हुए हैं जो फ्रीज किए गए थे। अब हो सकता है कि वो पैसा अनफ्रीज कर दिया जाए। देखिए, जब कतर ये कहता है कि वो अमेरिका के बेस को हटाने पर विचार कर रहा है, यानी एक तरह का टाइम टेबल तय किया जा रहा है कि कुछ अमेरिकी बेस हटाए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि पूरा बेस जाएगा, लेकिन कुछ सैनिकों की प्रतीकात्मक वापसी जरूर होगी। और जुल्फिकार, ये कोई नई बात नहीं है। ऐसा ही तो हुआ था सऊदी अरब में 1991 के बाद। उस समय के राजा ने अमेरिका से कहा था कि उन्हें सऊदी अरब छोड़ना होगा और वहां के अमेरिकी बेस बंद कर दिए गए थे। इसी वजह से अमेरिका ने खाड़ी के दूसरे अरब देशों में अपनी मौजूदगी बढ़ाई। लेकिन अब कतर और संयुक्त अरब अमीरात दोनों जगहों से मुझे ये सुनने में आ रहा है कि ईरान के साथ कुछ साइड डील्स पर बातचीत चल रही है। अगर ये साइड डील्स सच में घोषित हो जाती हैं, तो इससे इजराइल की अब्राहम अकॉर्ड्स योजना को बड़ा नुकसान होगा। इजराइल नहीं चाहता कि इनमें से कोई भी देश अपने घोषित रुख से जरा भी हटे, यानी इजराइल के साथ सामान्य संबंध बनाए रखें और मूल रूप से अमेरिकी विदेश नीति की लाइन पर चले। अगर वे उस दायरे से बाहर जाते हैं तो ये गंभीर समस्या बन जाएगी। इसलिए इस स्थिति में इजराइल कुछ बड़ा और नाटकीय कदम उठाने की कोशिश करेगा ताकि एमओयू को पटरी से उतारा जा सके और खाड़ी के अरब देशों को ईरान के साथ साइड डील करने से रोका जा सके। मुझे लगता है यही वह संरचनात्मक दबाव है जो इजराइल को कोई बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर करता है। और यही बात उन संकेतों में झलकती है जो हम अभी सुन रहे हैं, जो शायद फिलहाल पीछे रखे गए हैं, लेकिन अली खामेनी के अंतिम संस्कार वाले इस हफ्ते के दौरान सामने लाए जा सकते हैं। देखिए, ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा सारांश था विजय। अब तो हमारे दर्शक दुनिया भर में हैं और कुछ दिन पहले तक ये बातचीत 12 भाषाओं में अनुवादित हो चुकी थी। तो बहुत सारे लोग आपकी बातें सुन रहे हैं और हमारे सहयोगियों की भी। ये वाकई बहुत उत्साहजनक है, क्योंकि आज की दुनिया में इसी तरह खबरें लोगों तक पहुंच रही हैं। हम खबरों को छिपा नहीं रहे, हम उन्हें सामने ला रहे हैं। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जो खबरें हमने करीब 1 हफ्ता या 10 दिन पहले साझा की थीं, अब उन्हें मान्यता मिल रही है। तो आपके नजरिए के लिए धन्यवाद। अब मुझे अपना भी थोड़ा दृष्टिकोण जोड़ना है, जो जैसा कि मैंने आपसे और हमारे दर्शकों से पहले भी कहा है, विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी पर आधारित है। और अब तक हमने देखा है कि ये जो विशेषाधिकार हमें मिला है, उससे कआउस्कों को ऐसी जानकारी अस्ती विदस्थन तौर पर जिन्हें भी प्रयुक्त नंबर information that is not elsewhere available. We understand that Israelis are. हम समझते हैं कि इस्राएल इस वक्त वाकई बेहद हताश है और वो कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करेगा, बहुत ही नाटकीय कदम भी उठा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये भी पता है कि पाकिस्तान ने खुद को काफ़ी सक्षम साबित किया है। मेरा मतलब है, चीन के समर्थन और वहाँ से मिलने वाली तकनीक की वजह से वो किल चेंज तोड़ने में सफल रहा है, जैसा कि हमने देखा भी है। तो अब सवाल यह है कि इस्राएल की स्थिति क्या होगी जब उस पर चीन का इतना बड़ा दबाव है, पाकिस्तान उसके मोर्चे पर खड़ा है, रूस का आशीर्वाद भी है, और खाड़ी देशों ने भी अब ये मान लिया है कि उनका भविष्य अमेरिका के साथ नहीं बल्कि इसी क्षेत्र में है। आपका क्या मानना है? इन सब के बीच आखिर नतीजा क्या निकलने वाला है? What is your view as to what is going to come out of all this? Yeah, I mean, look, this is a very tense moment. Firstly, it is absolutely the week that we have to be very careful with what happens in and around Iran. The Iranian government has said they expect 20 million people to come out in Tehran for the commemoration of
Ali Khamenei's funeral. I mean, that's a very large turnout. Even if it's half of that, Zulfikar, it's बहुत बड़ी very, भीड़ very होगी। large turnout. You know, ये आयतुल्लाह खोमैनी के जनाजे से भी ज्यादा बड़ी भीड़ होगी। Ayatollah Khomeini. और ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है, क्योंकि आयतुल्लाह खोमैनी के समय भी ईरानी समाज में मतभेद होने के बावजूद ऐसे नेता बहुत बड़ी भीड़ जुटा लेते हैं। उन्हें धार्मिक आदर्श तो माना ही जाता है, साथ ही राजनीतिक नायक भी समझा जाता है। और अली खामेनेई ने तो ईरान छोड़ने से साफ इनकार कर दिया था। Political heroes. I mean, Ali Khamenei refused to leave his desk, even though it was very clear. उसकी मेज पर बैठा था, जबकि ये बात साफ थी कि अमेरिका उसे निशाना बनाने वाला है। He was sitting right there. उसके दफ्तर पर बम गिराना कोई बड़ी खुफिया कामयाबी नहीं थी, वो तो वहीं बैठा था। The mother of देखिए, उसने खुद ही ये बात साफ कर दी थी। Ayatollah Khomeini. उस तारीख से पहले वो आयतुल्लाह खोमैनी की खबर पर गया था और उस मज़ार की उसकी तस्वीरें ईरानी टीवी और अखबारों में दिखाई गईं। इससे ये संदेश गया कि वो जैसे आयतुल्लाह खोमैनी से कह रहा हो, मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। वो बहुत लंबे समय से आयतुल्लाह खोमैनी की मज़ार पर नहीं गया था, तो ये उसका तरीका था ये बताने का कि वो अपनी जगह छोड़ने वाला नहीं है। इसी वजह से लोग उसे बहुत सम्मान देते हैं। ये सिर्फ उसके धार्मिक उदाहरण या शिया धर्म में उसकी मर्जा की भूमिका की वजह से नहीं है। The marja role that he plays in Shiism, it's not just his marja role, but also the ये सिर्फ उनका मर्जा वाला रोल नहीं था, बल्कि उनका राजनीतिक रोल भी था कि उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ कहा था, मैं अपनी जगह पर ही मरूंगा। अब ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि ये कोई बड़ी मोसाद की इंटेलिजेंस ऑपरेशन नहीं थी, न ही कोई CIA की बड़ी कार्रवाई। वो तो अपने दफ्तर में बैठे थे, भगवान के लिए। मतलब इमारत के ऊपर एक बड़ा निशाना था, और फिर भी उन्होंने अपनी जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। मुझे लगता है ये बहुत अहम बात है। 20 मिलियन, 10 मिलियन, बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। मुझे नहीं पता इस हफ्ते कितने लोग सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन ईरानियों को बड़ी भीड़ की उम्मीद है। और ईरान की सेना के कमांडर ने बहुत साफ कहा है, हम उन दुश्मनों से बदला लेंगे जिन्होंने आयतुल्लाह खामेनी की हत्या की। उन्होंने बयान cheats selbst the Nausborn. He's made that statement. So times are tense. The successor of Ayatollah Khomeini, आयतुल्लाह खामेनी के उत्तराधिकारी उनके बेटे तेहरान में हैं। आप जानते हैं वो पहले घायल हो चुके हैं, अब वो सुप्रीम लीडर के तौर पर वहां मौजूद हैं। तो क्या वो इस अंतिम संस्कार में दिखाई देंगे? क्या वो सार्वजनिक रूप से सामने आएंगे? अगर वो सामने आते हैं तो इजराइल क्या करेगा? मेरा मतलब है, क्या वो ट्रंप की अनुमति के बिना कोई कदम उठाएंगे या फिर ट्रंप की अनुमति से आएंगे? ये सिर्फ MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ही नहीं बिगाड़ेगा, बल्कि इससे ईरान की तरफ से तनाव और बढ़ सकता है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी, ईरान ने अभी तक अपने करीबी सहयोगियों को जो इराक में हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला करने का आदेश नहीं दिया है, खासकर उत्तरी कुर्दिश इलाकों में। वैसे भी कुर्दिश उत्तर में पहले से ही काफी तनाव है। तो क्या संयुक्त राज्य अमेरिका एक और हत्या, वो भी इतनी बड़ी हत्या होने देगा? another assassination, a major assassination. If they do allow that, what will the retaliation? अगर वो इसकी इजाजत देते हैं तो जवाबी कार्रवाई क्या होगी? MOU तो यकीनन रद्द कर दिया जाएगा। देखिए, मुझे लगता है इस हफ्ते इस्लामाबाद में सुप्रीम लीडर की सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर काफी बेचैनी है। क्या वो जनता के सामने आएंगे? और फिर इस्राएली क्या करेंगे? कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस्राएली उन्हें निशाना बनाने में दिलचस्पी रखते हैं। ये वो चीज़ नहीं है जो मुझे लगता है कि मिस्टर ट्रंप इस समय देखना चाहेंगे। अगर हम वॉशिंगटन में जो कुछ हो रहा है उस पर गौर करें, तो मिस्टर ट्रंप के पास पहले से ही काफ़ी परेशानियां हैं। वो तो वहाँ बैठे हैं, टेडी रूजवेल्ट के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्जन से बात कर रहे हैं, ताकत जुटाने के लिए कि सामने खड़ी तमाम चुनौतियों से निपटा जाए। मुझे नहीं पता आपने वो वीडियो देखा या नहीं, जिसमें ट्रंप एक AI वर्जन से बात कर रहे हैं, टेडी रूजवेल्ट के AI रूप से। मतलब 100 साल पुराने एक ऐतिहासिक शख्स से बात करते हुए उनका वो दृश्य काफी दिलचस्प था। अब टेडी रूजवेल्ट, जो एक बड़े साम्राज्यवादी नेता माने जाते हैं, उनके पीछे कुछ लोग बैठे थे।
रफ राइडर्स के जैसे कपड़े पहने हुए, जैसे कोई कॉस्प्ले चल रहा हो। लेकिन साफ कहूं तो उनमें से कोई भी ईरान की जमीन पर कदम रखने की हिम्मत नहीं करेगा। उन्हें डर है कि कहीं एक एक करके मारे न जाएं। वो लोग रफ राइडर्स के किसी डिज्नीलैंड वाले नकली रूप में तो बहुत खुश हैं, लेकिन असली मैदान में जाकर, चाहे वो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हों या देशभक्ति रानी नागरिक, उनसे गोलियां खाने का जोखिम नहीं लेना चाहते। आपको याद होगा जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तो चरवाहे ड्रोन गिराने की कोशिश कर रहे थे वगैरह। देशभक्त ईरानी अपने शिकार वाले राइफल उठा लेते हैं और अमेरिकी सैनिकों पर निशाना साधते हैं। तो अमेरिका नहीं चाहता कि हालात और बिगड़े, लेकिन क्या इजरायली ऐसा करेंगे ताकि नेतन्याहू के मकसद पूरे हो जाएं? मतलब हाल ही में वो तेल अवीव में मकाबी खेलों के उद्घाटन पर अपनी पत्नी के साथ दिखे थे और स्टाफ पर चिल्ला रहे थे, कह रहे थे, तुमने हमें अपमानित कैसे होने दिया, हमें तो वीआईपी गेट से अंदर आना चाहिए था वगैरह। उन्हें सत्ता की लत लग चुकी है। इजराइल की खुफिया एजेंसी शिनबेट के एक पूर्व प्रमुख ने इस बारे में क्रिस्टियान अमनपोर से बात की। उन्होंने कहा कि श्री नेतन्याहू अपने निजी कानूनी मामलों और बाकी वजहों से पूरे इजराइल को बंधक बनाए हुए हैं। सारा नेतन्याहू का व्यवहार दरअसल इसी सब का एक इम्तिहान था। अब सवाल यह है कि इजरायली लोग क्या करेंगे सच में। यही असली मुद्दा है। बात यह नहीं है कि ईरान क्या करेगा। ईरान तो अमेरिका के साथ चल रही बातचीत की प्रगति से काफी संतुष्ट है। मुझे नहीं लगता कि वो इस समझौते को तोड़ना चाहते हैं। वो खुश हैं। मेरा मानना है कि खाड़ी के अरब देश भी नई ताकत के संतुलन यानी नए इक्विलिब्रियम से काफी संतुष्ट हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बारे में कोई खास चिंता है, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो वो कुछ शुल्क देने भी तैयार होंगे। याद रखिए, खाड़ी के अरब देश अब सिर्फ कच्चा तेल बेचने तक सीमित नहीं हैं। अब वे खुद उस कच्चे तेल को प्रोसेस करते हैं। इसी वजह से वहां से उर्वरक बनकर निकलता है। इसी वजह से प्राकृतिक गैस भी अब पेट्रोलियम उत्पादों की वैल्यू चेन में ऊपर आ गई है। तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ईरान इस पर कितना शुल्क लगाएगा। वे इस नए संतुलन के साथ थोड़ा नुकसान उठाने को तैयार हैं। इसलिए न तो अमेरिका, न ईरान और न ही खाड़ी के अरब देश फिलहाल इस समझौते या इस तरह की शांति को खतरे में डालना चाहते हैं। लेकिन इजराइल के लिए शायद यही मौका है कार्रवाई करने का, और यही बात मुझे चिंता में डालती है। जैसा कि मैंने कहा, यह शोक का सप्ताह है। क्या सर्वोच्च नेता सार्वजनिक रूप से दिखाई देंगे और इजरायली क्या कदम उठाएंगे? देखिए, मैं आपको वो जानकारी बताना चाहता हूं जो मुझे अपने भरोसेमंद स्रोतों से मिली है, जिनके नाम मैं जाहिर तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन अब तक उनकी जानकारी बिल्कुल सही साबित हुई है, बल्कि हमारी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा सटीक और सार्वजनिक रिपोर्टिंग से काफ़ी पहले की थी। और जैसा कि आप जानते हैं, चीन पूरी तरह पाकिस्तान के कदमों के पीछे खड़ा है। हमारे दर्शक भी ये बात जानते हैं। हमारी रिपोर्टिंग से और ईरान की उस सार्वजनिक स्वीकारोक्ति से जब उन्होंने अपनी संसद में पाकिस्तान को धन्यवाद दिया था। ऐसा तो शायद ही कभी होता है। तो जो दृष्टिकोण मैं आपके सामने रख रहा हूं, विजय, ताकि आप इसे समझें, विश्लेषण करें और फिर हमारे दर्शकों के साथ चर्चा करें, वो ये है कि पाकिस्तान बहुत गहराई से सऊदी अरब, कतर और ओमान जैसे प्रमुख देशों के साथ जुड़ा हुआ है और अब तुर्की, मिस्र और बहरीन के साथ भी संपर्क बनाना शुरू कर रहा है। and Bahrain even, and they are not going to allow. और वो लोग ये नहीं होने देंगे कि इजराइल अब तक जो कुछ हो चुका है उसे बिगाड़ दे। वो अपनी पूरी क्षमता से कोशिश करेंगे कि अगर इजराइल कोई कदम उठाए तो वो बात आगे न बढ़ पाए। यही वो खबर है जो उन्हें मिली है, और जिन लोगों ने हमें ये खबर दी, उन्होंने इसे सार्वजनिक करने का फैसला किया। शायद ये उनका एक तरीका है ताकि कोई भयानक घटना होने से रोकी जा सके, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ तक पहुँचना कितना मुश्किल रहा है और यहाँ टिके रहना कितना ज़रूरी है। मेरा मतलब है, जैसा कि आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हमारे पर्यवेक्षक भी जानते हैं,
ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। सच में ये एक भूचाल जैसा बदलाव है। खाड़ी के अरब देशों का अमेरिका और पश्चिम से दूर होना ये एक असाधारण नुकसान है, और ये इसलिए भी बड़ा नुकसान है क्योंकि इसका मतलब है पेट्रो डॉलर का नुकसान। It's an extraordinary loss because that means the loss of the petrodollar. That means a lot. And it means इसका मतलब बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि जिस भू राजनीतिक व्यवस्था को हम जानते हैं उसमें पूरी तरह से बदलाव आने वाला है। इसका मतलब है चीन का उभरना, और इसका मतलब ये भी है कि सुरक्षा का मुख्य प्रदाता बनकर पाकिस्तान उस खाली जगह को भर देगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। मेरा मानना है कि अगर इजराइल इसे रोक नहीं पाता तो ये तय है कि ऐसा होने ही वाला है, और इजराइल के पास इसे रोकने का एक ही तरीका है, मुस्तफ़ा खामेनी की हत्या करना। इसी वजह से इस वक्त हमारे चैनल पर जो खबर हम सबके साथ साझा कर रहे हैं वो ये है कि अब ये सिर्फ नेतन्याहू की इच्छा सूची में नहीं है, ये अब सबसे ऊंचे स्तर पर वास्तविक ऑपरेशनल योजना में बदल चुका है। यही असली खबर है कि अब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रह गई है। the news that it is no longer a wish list. This is a plan, a real plan. ये एक योजना है, एक असली योजना। As everybody knows, जैसा कि सब जानते हैं, शिया समुदाय बहुत मजबूत है और वो ईरान की नेतृत्व व्यवस्था को विलायत फ़कीह के रूप में देखता है। इसका मतलब बहुत गहरा है। शिया मुसलमानों के लिए ये सब कुछ है। ये एक बहुत मजबूत समुदाय है, लगभग 25% मुसलमान, यानी करीब 1 अरब लोग दुनिया भर में। इसका मतलब यह है कि ये लोग इस समुदाय के असली नेता माने जाते हैं। लेकिन अमेरिका या पश्चिमी देशों को ये बात समझ में नहीं आती कि ये सिर्फ ईरान के नेता नहीं हैं, ये विलायत फ़कीह हैं। मेरा मानना है कि अगर इजराइल इस दिशा में कोई कोशिश भी करता है, सफल हो या न हो, तो वो एक असाधारण पल होगा, लगभग वैसी जैसा उस हत्याबाद हुआ था जिसने पहले विश्व युद्ध की शुरुआत करी थी। तो अब मैं बात आपको सुन रही थी। So back to you. Yeah, well, I just want to make a set of points. देखिए, मैं कुछ ऐसे बिंदु रखना चाहता हूं जो आपस में कुछ हद तक जुड़े हुए हैं। It is certainly सबसे पहले ये बात साफ है कि पिछले 20 सालों में इजराइल की नीति या उसकी रणनीति में काफ़ी बदलाव आया है। a great deal. ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है, खासकर पिछले 10 सालों या कुछ हाल के वर्षों में। Couple of years. I mean, इजरायली मानते हैं कि अगर वे उन संगठनों के शीर्ष नेताओं को खत्म कर दें जिन्हें वे अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानते हैं, तो किसी तरह वो खतरा भी खत्म हो जाएगा। threat disappears. इसमें हम जोड़ सकते हैं हिजबुल्लाह के सैयद हसन नसरुल्लाह की लेबनान में हुई हत्या, और फिर फरवरी 2026 में अली खामेनी की। In February, ये जो तथाकथित डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हैं, यानी जब वे सीधे नेता पर हमला करते हैं, इजराइल अब मानने लगा है कि इसका एक श्रृंखलाबद्ध असर होता है। has come to believe has a knock-on effect. Now, the knock-on effect is nowhere visible. अब देखिए, इसका कोई असर कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि न तो हिजबुल्लाह ढहा है, न ही ईरानी सरकार। I mean, I don't understand. तो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि अगर आप हमास का मामला ही लें, तो इजराइल ने बार बार हमास के नेताओं या फिलिस्तीन की मुक्ति के लिए लोकप्रिय मोर्चे के नेताओं को निशाना बनाया है। उन्होंने एक के बाद एक डिकैपिटेशन स्ट्राइक की है, लेकिन संगठन फिर भी फल फूल रहा है, खत्म नहीं हुआ। वो फिर से उभर आता है, वापस आता है और चलता रहता है। तो ये तरीका काम नहीं करता। आप खालिद मिशाल पर दमिश्क में हुए हत्या के प्रयास को ही याद कर लीजिए, बहुत साल पहले की बात है। एक के बाद एक ये सारे डिकैपिटेशन स्ट्राइक कभी सफल हुए, कभी नहीं, लेकिन असर कुछ नहीं पड़ा। यानी साफ है कि इजरायली रणनीति जो नेतृत्व को खत्म करने पर आधारित है, वो काम नहीं कर रही, फिर भी वो उसी पर चलते जा रहे हैं। Is not working, but they continue on it. Second issue is that the broader दूसरा मुद्दा ये है कि इजराइल की नीति के बड़े लक्ष्य अभी भी साफ नहीं हैं। मतलब, क्या वो ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफ़ा खामेनी की हत्या की कोशिश करने जा रहा है या नहीं, ये स्पष्ट नहीं है। सवाल यह है कि क्या इजराइल की रणनीति इस समझौता ज्ञापन यानी MOU के बाद के दौर में रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। अगर ऐसा है तो किसी और शीर्ष नेता की हत्या का कोई मतलब नहीं बनता। जब आपकी रणनीति ईरान को सीमित करने की है, तो फिर आप ऐसा कदम क्यों उठाएंगे? अगर ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को कम करने को तैयार है, ज़्यादा निरीक्षण की अनुमति देने को तैयार है, तो फिर आप उस पर हमला क्यों करेंगे?
ऐसा करने से तो वो समझौता ही टूट जाएगा, जो नियंत्रण के नजरिए से देखा जाए तो काफी अच्छा है। From the standpoint of containment is pretty good. Why would you do that? On the other hand, if their आप ऐसा क्यों करेंगे? दूसरी तरफ, अगर उनका मकसद अब ईरान की क्षमताओं को दोबारा बनने से रोकने की तरफ चला गया है, तो उन्हें लगता है कि एक और हमले से वो कामयाब हो सकते हैं। तो ये बात अहम है। ये दूसरा मुद्दा है। अब तक इजराइल की नीति ज्यादातर नेतृत्व को निशाना बनाने वाले हमलों पर केंद्रित रही है, लेकिन दूसरा सवाल ये है कि उनके असली रणनीतिक लक्ष्य क्या हैं? मेरा मतलब है, अगर वाकई इजराइल में कोई रणनीतिक चर्चा चल रही है, तो क्या मकसद सिर्फ नियंत्रण बनाए रखना है? अगर ऐसा है, तो फिर उसका कोई खास मतलब नहीं, या फिर उन्हें सच में लगता है कि वो नेतृत्व को खत्म कर देंगे और उसके बाद शासन खुद ब खुद गिर जाएगा। वैसा कुछ तो नहीं हुआ था। जब मुस्तफा खामेनेई के पिता की हत्या हुई थी, तब भी शासन नहीं टूटा था। Mustafa Khamenei's father was killed. It didn't collapse. The government remained in place and so on. सरकार बनी रही और आगे भी सब चलता रहा। अब सवाल यह है कि इजराइल के सबसे ऊंचे स्तर पर उनके योजनाकारों के बीच ये चर्चा जरूर हो रही होगी कि क्या मुस्तफा खामेनेई को हटाने से ईरान की निर्णय लेने की क्षमता या उसकी सैन्य ताकत पर कोई बड़ा असर पड़ेगा। मेरा मतलब है, अगर उनका ये निष्कर्ष निकलता है कि एक और हत्या से ईरानी सरकार और जनता की एकजुटता और मजबूत हो जाएगी, जो ईरान जो लोकप्रिय ताकतवर हो, तो फिर ये तो उल्टा असर होगा। तो इजरायली युद्ध योजनाकार इस पर जरूर चर्चा कर रहे होंगे। मैं ये भी कहूँगा कि इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एक अहम कारक है। मुझे नहीं लगता कि इस समय अमेरिका में ऐसा माहौल है कि वे इजराइल को इस स्तर पर आकर समझौते को बिगाड़ने की इजाज़त दें। तो दूसरी बात यह है कि अमेरिका अब भी एक बदलने वाला तत्व है, और मुझे नहीं लगता कि संयुक्त राज्य अमेरिका को यह सब पसंद आएगा। I don't think the United States would like this. Would the United States allow it if the Israelis insist? अगर इजराइल इस पर अड़ा रहे, तो क्या अमेरिका उसे होने देगा? देखिए, वो बहुत सी चीज़ों को होने देते हैं जो इजराइल वैसे भी कर लेता है, तो ये साफ नहीं है। लेकिन मैं ईरान की तैयारी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पिछली बातचीत में आपने कहा था कि ईरान के पास ऐसी क्षमता है कि वो इजराइल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी निगरानी तकनीकों को गुमराह या निष्क्रिय कर सकता है, ताकि वो ये न जान सकें कि लोग कहाँ हैं या उनके शीर्ष नेतृत्व तक कैसे पहुंचना है। ये तकनीक पाकिस्तानियों के साथ भी साझा की गई है और ऐसा हो सकता है। लेकिन इस बार इस अंतिम संस्कार के लिए ईरानियों ने कुछ बहुत ही चतुराई भरा कदम उठाया है, और मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ये तय किया है कि यह अंतिम संस्कार सिर्फ एक शहर में नहीं होगा। That this funeral is not happening in one city. It's not happening. There's no concentration risk. ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ कोई कंसंट्रेशन रिस्क नहीं है, जिसे सुरक्षा अध्ययन में आप यही कहते हैं, कंसंट्रेशन रिस्क। देखिए, अगर हम तेहरान में एक बड़ा अंतिम संस्कार करें और सारे नेता एक ही मंच पर हों, तो हम तो जैसे इजरायलियों को अपनी पूरी नेतृत्व टीम थाली में परोस देंगे। ये रहे मुस्तफा खामेनेई, ये रहे प्रधानमंत्री, ये रहे बुजुर्गों की परिषद, विशेषज्ञ, सब एक साथ बैठे हुए, एक ही वार में सब खत्म। नहीं, उन्होंने इस बार अंतिम संस्कार को पूरी तरह विकेंद्रीकृत कर दिया है। तेहरान में भी अंतिम संस्कार होगा, इस्फहान में भी, खोम में भी, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर। उनकी नेतृत्व टीम अब पूरे देश में बिखरी रहेगी। आपको नहीं पता कौन कहाँ है और कब है। ये बात बहुत अहम है। उन्होंने इसे बहुत सोच समझकर प्लान किया है। ये पूरा कार्यक्रम 7 दिनों तक चलेगा। हमें नहीं पता लोग कब नजर आएंगे, चाहे वो एक्सपर्ट्स की असेंबली हो या रिवॉल्यूशनरी गार्ड की लीडरशिप, हमें कुछ पता नहीं। हमें तो ये भी नहीं मालूम कि मुस्तफा खामेनेई खुद आएंगे या नहीं, लेकिन वहाँ बहुत से विदेशी मेहमान होंगे, अलग अलग देशों के नेता मौजूद रहेंगे। ज़्यादा संभावना यही है कि अगर मुस्तफा खामेनेई आते हैं, और मुझे लगता है कि वो आएंगे, तो वो कई और सरकारों के प्रमुख हों या अलग अलग देशों के उच्च प्रतिनिधियों के साथ होंगे। मुझे नहीं लगता कि इजरायली ऐसा कोई जोखिम उठाएंगे जहां मुस्तफा खामेनेई मंच पर मौजूद हो और उनके ठीक बगल में चीन का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि बैठा हो।
साथ ही अमेरिका से भी कोई मौजूद हो। मुझे सच में नहीं लगता कि इजरायली इतने हिम्मती होंगे कि ऐसा कुछ करें। वाकई नहीं। मेरा मानना है कि ईरानियों ने इस पूरे मामले पर बहुत सोच समझकर कदम उठाया है, और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि हर रिपोर्ट के मुताबिक इस अंतिम संस्कार के लिए सुरक्षा बेहद कड़ी रखी गई है। तो मुझे लगता है, हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि इजरायली इस पर विचार ज़रूर करेंगे, सोचेंगे भी, लेकिन उन्हें 2 बार नहीं 3-4 बार सोचना चाहिए, उन तमाम कारणों से जो मैंने अभी बताए। सबसे पहले फिर से दोहराऊं, मुझे नहीं लगता कि उनके पास इसके लिए कोई ठोस रणनीति है। मुझे लगता है कि इजरायली लोगों के पास शायद तकनीक है, या उन्हें लगता है कि उनके पास है, लेकिन उनके पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। आखिर मकसद क्या है? मेरा मानना है कि अमेरिका स्वेच्छा से किसी हमले की अनुमति नहीं देगा। दबाव में आकर दे सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। यह हमला उनके लिए अच्छा सौदा नहीं है, और अंत में मुझे लगता है कि ईरान अपने नेतृत्व की रक्षा करेगा। उन्हें निशाना बनाना आसान नहीं होगा। मुझे लगता है कई बार इजरायली अपनी क्षमताओं को लेकर ज़रूरत से ज़्यादा आत्मविश्वासी हो जाते हैं। हमने ये बार बार देखा है। मोसाद की एक दंत कथा और मिथक है। हकीकत में मोसाद उतना नहीं है जितना उसकी कहानी बनाई गई है। हाँ, और कई बार मोसाद के आलोचक भी उसकी इस दंत कथात्मक छवि को और मजबूत कर देते हैं, उसकी कथित प्रतिभा और कार्रवाई की क्षमता को लेकर। इतने सारे नाकाम ऑपरेशन हुए हैं उल्पिका, बस फर्क ये है कि वो सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आए। देखो, हमने इन नाकाम ऑपरेशनों के बारे में सुना है। उन्होंने गड़बड़ कर दी थी। वो खालिद मिशाल को मार नहीं पाए। मैंने बाद में दोहा, कतर में उनका इंटरव्यू किया था। हाँ, वो उसे मार नहीं पाए। मतलब साफ है, वो एक नाकाम ऑपरेशन था। मुझे समझ नहीं आता कि हम मोसाद को इतनी अहमियत क्यों देते हैं। जैसे मोसाद ये, मोसाद वो जितनी गलतियां करते हैं उतनी ही नहीं, शायद उससे ज्यादा भी करते हैं जितनी उनकी सफलताएं हैं। देखो, कुछ रहस्य उपन्यासकार हैं जैसे डैनियल सिल्वा और दूसरे जो मोसाद की इस छवि को और बढ़ाते हैं। हाँ, याद है वो किताब एंटेबे पर कुछ 8-10 घंटे का ऑपरेशन था। ठीक से याद नहीं। वो किताब जो हम सब ने पढ़ी थी वो तो सीधी प्रोपेगेंडा थी। हाँ, बिल्कुल सीधा प्रोपेगेंडा। ये तो सीधी प्रोपेगेंडा की बात है। असल में बेंजामिन नेतन्याहू के भाई की मौत एंटेबे में हुई थी। उस ऑपरेशन में उन्होंने अपने वायुसेना के जवान, सैनिक और स्पेशल फोर्स के लोग खोए थे जब वे एंटेबे एयरपोर्ट पर बंधक बनाए गए लोगों को छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने सैनिक गंवाए, लेकिन उस बात को ज्यादा उभारा नहीं गया। वहां नेतन्याहू के भाई मारे गए थे। तो हमें ये मानने की गलती नहीं करनी चाहिए कि वे कोई अद्भुत इंटेलिजेंस सर्विस हैं। वे भी उतनी ही गलतियां करते हैं जितनी कोई और करता है। इस मामले में मुझे लगता है कि हमें साफ साफ कहना चाहिए, अगर ये रिपोर्टिंग सच है कि अगर वे वाकई मुज्तबा खामेनेई पर हमला करने की योजना बना रहे हैं, तो ये रणनीतिक तौर पर बहुत बुरा विचार है। दुनिया के भी बहुत बुरा विचार है, और मुझे लगता है उनके असफल होने की संभावना ज्यादा है। देखिए, मैं बस एक और तथ्यात्मक बात जोड़ना चाहता हूं, और जो कुछ आपने कहा उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। जब भी इजराइल का सामना पाकिस्तानी सैन्य बलों से हुआ है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैंने अपने शुरुआती साल पाकिस्तान में बिताए, भले ही मेरा जन्म भारत में हुआ था। मैं इस देश में 4 दशक से ज्यादा समय से रह रहा हूं। तो ये बात मैं किसी निजी कारण से नहीं, बल्कि सिर्फ एक तथ्य के तौर पर कह रहा हूं। हर बार जब इजरायली रक्षा बलों का सामना पाकिस्तानी रक्षा बलों से हुआ है, इजराइल को हार का सामना करना पड़ा है। असल में जिस पायलट को अमेरिका में फाइटिंग एस के तौर पर मान्यता मिली थी, वो एक पाकिस्तानी फाइटर पायलट था। मेरा ख्याल है उसने 3 या 4 इजरायली जेट गिराए थे, और ऐसा करने वाला वो अकेला था। और इस बार पाकिस्तानी बल ईरानी सुरक्षा बलों के साथ बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, बहुत ही सक्रिय रूप से, सीधे उन फील्ड मार्शलों के कमान में जिन्हें ईरानियों ने अपने मित्र के रूप में स्वीकार किया है।
Americans have acknowledged as their friend. So even if they try, I think तो भले ही वो chances कोशिश of करें, success are मुझे लगता है कि very, उनके सफल होने की संभावना बहुत non-existent. बहुत कम है, This is my assessment. बल्कि कहूँ तो बिल्कुल नहीं है। ये मेरा आकलन है, जो कुछ भी मैं जानता हूँ उसके आधार पर। इसलिए मुझे लगता है कि ये बहुत ही मूर्खतापूर्ण विचार होगा। अब विजय, मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, जब इजराइल बार बार दुनिया के मंच पर एक बुरे किरदार की तरह व्यवहार कर रहा है और उसके पास दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है, खासकर हाल ही में ईरान पर हमले जैसी हरकत के बाद, जहां ईरान एक रणनीतिक ताकत के रूप में उभरा है, तो ऐसे में अगर इजराइल असफल होता है तो उसके लिए आगे क्या है? मेरा मतलब है, मैं तो यही मानूंगा कि वो असफल ही होंगे। मुझे नहीं लगता कि वो सफल होंगे, चाहे वो कितना भी जोर लगा लें, चाहे अपनी तथाकथित अजेयता का कितना भी दावा करें, मुझे नहीं लगता कि वो कामयाब हो पाएंगे। Invincibility, they are not going to succeed. And what will happen is the eventual और जो होगा वो है इस पूरे क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव का धीरे धीरे खत्म होना। इसमें 1 साल लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन अब अमेरिका वहां की प्रमुख ताकत नहीं रहेगा। ये एक साहसिक भविष्यवाणी है और मैं इसे कहने में बिल्कुल सहज हूं। वहां एक नई शक्ति संरचना बनेगी, अमेरिका की नहीं बल्कि चीन की। मेरा मतलब है, बिल्कुल उसी तरह नहीं। चीन हेजेमन बनना नहीं चाहता, वो बस इतना चाहता है कि उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाए जो वो पहले से है। तो अगर ये सब सच होता है तो विजय, आप दुनिया भर की घटनाओं को बहुत गहराई से समझते हैं, खासकर उस क्षेत्र की, और मुझे लगता है हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं। अब बताइए, आज से 6 महीने बाद जब ये योजना नाकाम हो जाएगी, जब इजराइल जो करने की कोशिश कर रहा है वो असफल रहेगा, तब क्या होगा? what Israel is trying to do fails, what happens? Yeah, firstly, it's been now देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि अब लगभग 1 दशक हो गया है जब से ग्लोबल साउथ के देशों में अमेरिका की साख लगातार गिरती जा रही है। मुझे अपने काम के हिस्से के तौर पर अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के नेताओं से मिलने का मौका मिलता है। पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मौजूदा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी। और मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि निजी तौर पर सरकारों के प्रमुख, उनके दूत, राजदूत सब अमेरिका को लेकर सिर हिलाते हैं। वो पूछते हैं, आखिर ये कर क्या रहा है? जलवायु वित्त पोषण में रुकावट डालना, चीजों को ब्लॉक करना, ये सब क्यों? 2019 से अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक मध्यस्थता पैनल के गठन को रोक रखा है। वो देशों के बीच मध्यस्थता की प्रक्रिया को ही कमजोर करने की कोशिश कर रहा है, जबकि यही प्रणाली अमेरिका ने खुद बनाई थी 1994-95 में बिल क्लिंटन बिठाई। 1994-95 under the leadership of Bill Clinton. Now, since 2019, they're not permitting. साल 2019 से उन्हें काम करने की इजाजत ही नहीं दी जा रही है। पहले ट्रंप थे, फिर बाइडन और अब फिर से ट्रंप। तो दुनिया भर के लोग सिर हिलाते हैं और कहते हैं कि अमेरिका भरोसेमंद खिलाड़ी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। ईरान पर हमला तो बस एक बहुत बड़ी बर्फ की चट्टान का सिरा भर है, भरोसेमंद नहीं है। अमेरिका चीन के पीछे क्यों पड़ा है? अमेरिका ये सब क्यों कर रहा है? वो उस देश के बारे में, इस देश के बारे में झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरा मतलब है, अमेरिका की साख लगातार गिर रही है। चीन की बात करें तो वहां निवेश जीडीपी का करीब 30% है, काफी ऊंचा है, शायद 40% के आसपास तक भी पहुंच जाए। वो अपने देश में बहुत ज्यादा निवेश कर रहे हैं। Yeah, they are investing a lot in the country. They are essentially capturing a lot of the. देखिए, वो लोग असल में अपने अधिशेष का बड़ा हिस्सा इकट्ठा कर रहे हैं और उसे दोबारा ढांचे के निर्माण में, नई उत्पादक शक्तियों में लगा रहे हैं। इसलिए चीन की आर्थिक वैधता बहुत ऊंची है, बहुत ही ऊंची। वही आगे का रास्ता दिखा रही है, चीन की आर्थिक वैधता। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो ये भी किस्मत की बात होगी अगर निवेश या नेट कैपिटल फॉर्मेशन कहें तो 10-15% तक भी पहुंच जाए। ब्रिटेन में तो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का सिर्फ 8% है। और देखिए, कीयर स्टार्मर के बाद जो भी आएगा, जैसे एंडी बर्नहैम, वो भी उसे ऊपर नहीं उठा पाएगा। इटली में ये 12% है, लेकिन 8 से 12% तक पहुंचना भी ब्रिटेन के लिए बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता वो इसमें सफल होंगे।
आर्थिक रूप से देखें तो पश्चिमी देशों का जो मिला-जुला समूह है उसकी कोई वैधता नहीं बची है। उनके पास वो पूंजी ही नहीं है जिसे वे हमारे देशों में निवेश के लिए एक साथ ला सकें। put together, to invest in our countries. They're not going to be building bridges and dams. देखिए, वो हमारे लिए पुल, बांध, बिजली घर या फैक्ट्रियां नहीं बनाने वाले। वो हमें औद्योगिकीकरण में मदद नहीं करने वाले। असल में वो तो तीसरी दुनिया के देशों या ग्लोबल साउथ के देशों के लिए औद्योगिक नीति की सोच को ही रोक रहे हैं। हाँ, वो इसे रोक रहे हैं। They're blocking it. अब चीन आकर कह रहा है, हम चाहते हैं कि आप औद्योगिक बने, हम निवेश करेंगे, आपको कर्ज देंगे, करेंसी स्वैप देंगे। Give you loans, we'll give तो आर्थिक रूप से देखें तो अमेरिका और पूरा पश्चिमी समूह, उनके पास अब कोई आर्थिक वैधता नहीं बची है। economic. दूसरी बात, कूटनीतिक वैधता की। याद कीजिए, जब रूस यूक्रेन में दाखिल हुआ था, तब जो बाइडेन ने भाषण दिया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी किसी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश ने किसी दूसरे सदस्य देश पर अवैध हमला नहीं किया। हाँ, जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, तब उन्होंने यही कहा था। After World War II, when the UN was founded, he said this directly into a microphone. Okay, people, उन्होंने ये बात सीधे माइक्रोफोन में कही। US people, ठीक है, लोग कहते हैं जो बाइडेन, लेकिन अमेरिका के लोग, यहाँ तक कि उनके विदेश मंत्री ने भी वही बात दोहराई। उन्होंने बड़ी आसानी से ये भूल गए कि 2003 में उन्होंने इराक पर गैर कानूनी हमला किया था। I mean, there's no कोई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नहीं था, मतलब कोई कूटनीतिक वैधता ही नहीं थी। सब जानते हैं कि कूटनीति के मामले में अमेरिका का रवैया मजाकिया लगता है। वो ईरान के साथ बहुत नज़दीकी बातचीत के बीच में थे, जहां उस बातचीत की मध्यस्थता ओमान कर रहा था, और फिर उन्होंने ईरान पर बम गिरा दिया, जबकि समझौता लगभग तय हो चुका था। ये बात ओमान के विदेश मंत्री ने कही थी। तो अमेरिका की कूटनीतिक वैधता गिर चुकी है। उनकी संस्थागत वैधता तो बिल्कुल शून्य है। the institutional legitimacy is zero. How the US is utilizing the international Amerikas, जिस तरह इस तरह volksvolks Damascus de marfiki deishonka gala constituentilling, वो वकी tarhilayamit. and I have a book coming out Grief Chelwa, ओथ इस महीने एक किताब ला रहे हैं जिसका नाम है How the International Monetary Fund Strangles Africa। इसमें हमने विस्तार से दिखाया है कि अमेरिका के नियंत्रण वाले इन संस्थानों में वैधता की कितनी कमी है। right now is अभी तो IMF पूरी तरह अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के दबाव में काम कर रहा है। BRICS countries उधर ब्रिक्स देश अपनी नई संस्थागत वैधता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ही संस्थाओं के जरिए। इसमें ब्रिक्स खुद शामिल हैं, एशिया में शंघाई सहयोग संगठन भी और RCEP भी, जो प्रशांत महासागर के दोनों किनारों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। that straddles both sides of the Pacific Ocean. I mean, these institutional मेरा मतलब है, ये संस्थागत बदलाव उस गिरती हुई संस्थागत वैधता का जवाब है जो सामूहिक पश्चिम में दिखाई दे रही है। और आखिर में, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आर्थिक वैधता, कूटनीतिक वैधता, संस्थागत वैधता, अब इसमें विकास और तकनीकी वैधता भी जुड़ गई है। कौन सबसे बेहतर हाई स्पीड रेल बना रहा है? वैसे ये सिर्फ चीन नहीं है, भारत भी है। भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने ऐसी हाई स्पीड रेल बनाई है जो 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से चल सकती है। भले ही वो चीन जितनी तेज नहीं है, लेकिन फिर भी आज यूरोप जो बना रहा है उससे कहीं ज्यादा तेज है। तकनीकी वैधता की बात करें तो चीन सबसे अच्छे फोन बना रहा है, सबसे बेहतर स्मार्ट डिवाइस, स्मार्ट टेक्नोलॉजी, सब कुछ। the best phones, the best smart this, smart that. Talk about chips and so on. Once they were चिप्स वगैरह की बात करें तो जब उन पर पाबंदियां लगीं तो उन्होंने अपनी खुद की चिप्स बना ली। यही है विकास और तकनीकी वैधता। अब कोई भी आधुनिकीकरण की सलाह के लिए अमेरिका की तरफ नहीं देख रहा, सब एशिया की ओर देख रहे हैं, चीन, इंडोनेशिया, भारत और पूरब के दूसरे देशों की तरफ। समझिए, अब लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की नहीं। तो जब बात आती है कूटनीतिक वैधता की, आर्थिक वैधता की, संस्थागत वैधता की, विकास और तकनीकी वैधता की, तो सामूहिक पश्चिम तो जैसे अपने जूते भी नहीं पहन पाया है। और खास बात यह है कि अब तो जापान भी, हाँ जापान भी, चीन के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। trying to settle things with China, even Japan. They are moving in their own वे अपने तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, दक्षिण कोरिया द्वारा उत्तर कोरिया पर लगाए गए दबावों के बावजूद। by the South जापान भी उत्तर कोरिया के साथ बातचीत शुरू करने
और संवाद का रास्ता खोलने की कोशिश कर रहा है। ये सब काफी दिलचस्प है। आपने शायद हाल ही में देखा होगा कि अमेरिकी प्रकाशनों में उत्तर कोरिया की तेज आर्थिक वृद्धि के बारे में लिखा जा रहा है। जो लेख आ रहे हैं वे वाकई दिलचस्प हैं। सवाल यह है कि उन्हें ऐसा लिखने के लिए क्या प्रेरित कर रहा है। ठीक है, तेज विकास दर एक तथ्य है, ये बात सही है। शायद कुछ हद तक वही वजह हो, लेकिन इसके पीछे एक और बात भी है। चीन के इर्द गिर्द जो अमेरिकी सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है उसमें अब दरारें और टूटन नजर आने लगी हैं। जापान का उत्तर कोरिया के साथ बातचीत शुरू करने का प्रयास बहुत अहम है और इस पर नजर रखना जरूरी होगा। हम इस पर करीबी नजर रखेंगे। सामूहिक पश्चिम अपनी वैधता खो रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है, और मैं दोबारा साफ करना चाहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास सूचना के चैनलों पर नियंत्रण नहीं है। वे ही उन चैनलों को नियंत्रित करते हैं जिनका इस्तेमाल आप और मैं करते हैं। दुनिया के ज्यादातर सैटेलाइट्स, ज्यादातर अंडरसी केबल्स उन्हीं के नियंत्रण में हैं। अगर वे चाहें तो हमारे चैनल की अपलोड और डाउनलोड स्पीड धीमी कर सकते हैं। वे ये सब कर सकते हैं। वे लगभग हर चीज कर सकते हैं, सिवाय इसके कि हमें सीधे यूट्यूब से बैन कर दें। वे हमें शैडो बैन कर सकते हैं, ट्रांसमिशन धीमा करके या और तरीकों से। सूचना के प्रवाह पर उनका नियंत्रण है, ये सच है। और हाँ, en Jesus smärt beim Hadban News. Is in a CJ no war grime po. Small countries, they can come and bomb a country. That's true. Can't win a war. I tell you one सही last कहा। thing about the जंग जीती नहीं जा सकती। long funeral of मैं आपको एक आखिरी बात बताना चाहता हूँ। ईरान में पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के लंबे अंतिम संस्कार के बारे में। बस इस बात को समझाने के लिए कह रहा हूँ। अंतिम संस्कार बहुत नाजुक पल होता है। अगर इस दौरान इजरायली सच में हमला करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल नई जमीन पर कदम रख रहे हैं। मैंने थोड़ा पता किया कि क्या कभी किसी बड़े अंतिम संस्कार पर ऐसा हमला हुआ है। किसी ने भी अब तक किसी अंतिम संस्कार पर इस तरह का हमला करने की कोशिश नहीं की। वहां बहुत बड़ी संख्या में आम नागरिक होंगे। जरूरी नहीं कि सब IRGC के लोग हों। बहुत से आम ईरानी अपने मर्जा यानी अपने धार्मिक मार्गदर्शक को अलविदा कहने आएंगे। वहां नागरिकों की बहुत बड़ी भीड़ होगी। मंच पर विदेशी मेहमान भी मौजूद होंगे। अगर ऐसा हमला होता है तो हमने पहले कभी इस तरह की घटना नहीं देखी। like this, if there is one before. The previous funeral strike was a Saudi. पिछला जो अंतिम संस्कार पर हमला हुआ था वो 2016 में यमन के सना शहर में सूदी हमला था, लेकिन वो किसी राष्ट्राध्यक्ष का नहीं था। वो एक पारिवारिक अंतिम संस्कार था जिस पर हमला किया गया। ऐसे कई मामले हमने देखे हैं। आपको याद होगा संयुक्त राज्य अमेरिका के ड्रोन ने वजीरिस्तान में कई शादियों और अंतिम संस्कारों पर हमले किए थे जब वो तथाकथित वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ युद्ध चल रहा था। परिवार शादी मना रहे हों या किसी अपने के जाने का गम मना रहे हों और अचानक ड्रोन हमला, पूरा परिवार खत्म। आपको याद होगा अफगानिस्तान में भी अमेरिका ने ऐसे ही हमले किए थे। फिर बाद में जाकर उन्होंने दीवारों से गोलियों के निशान तक हटा दिए ताकि लगे कि ये किसी और ने किया है, जबकि असल में वो खुद वहां उतरे थे, शादी हॉल में गए थे और पूरा परिवार मिटा दिया था। बाद में उन्होंने जिम्मेदारी ली और स्टैनली मैकक्रिस्टल ने किताब लिखकर वगैरह उस पर सफाई देने की कोशिश की। ठीक है, वो हमले बहुत भयानक थे, लेकिन वो किसी मर्जा पर नहीं थे। वो किसी सरकार के प्रमुख पर नहीं थे। देखिए, एक तरह का प्रोटोकॉल होता है, मेरा मानना है, जिसे तोड़ने से कई तरह की संभावनाओं के दरवाजे खुल जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इजराइल में कोई बड़ा समारोह हो और वहां सरकार का प्रमुख मौजूद हो तो क्या उस वक्त मिसाइल दागना ठीक माना जाएगा? मेरा मतलब है, ऐसा करने से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ तयशुदा प्रोटोकॉल पूरी तरह टूट जाएंगे। वो प्रोटोकॉल जो हमने नहीं बनाए बल्कि सामूहिक पश्चिम ने स्थापित किए थे। किसी राष्ट्रीय नेता के अंतिम संस्कार के समय हमला नहीं किया जाता। ये एक तरह की समझ होती है जो सबको मालूम है, और मुझे लगता है अगर इजरायली अभी ऐसा करने की कोशिश करें तो वो उस समझ का उल्लंघन करेंगे। That was an excellent
विजय, ये वाकई बहुत ही शानदार सारांश था। जो कुछ भी हम अब तक बात कर रहे थे उसका बेहतरीन निष्कर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस पूरी चर्चा को होने दिया। अब भले ही हमारा समय लगभग खत्म हो रहा है, मेरे पास एक और टिप्पणी है जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, क्योंकि ये काफ़ी अहम है और हमें हमारे विशेष स्रोतों से मिली है। ईरान के नेतृत्व ने अमेरिका से बहुत साफ साफ कहा है, अगर आप हमें दीवार के खिलाफ धकेलते हैं तो हम MOU को फाड़ देंगे, हम आपसे किसी भी बातचीत को खत्म कर देंगे और अपने परमाणु संवर्धन कार्यक्रम पर वापस लौट जाएंगे। और जो बात उन्होंने खुलकर नहीं कही वो ये थी कि इसका अगला कदम बम बनाना होगा। मतलब उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति ये बात समझ सकता है कि आगे क्या होने वाला है। तो अगर ईरान को इस तरह कोने में धकेला गया तो ऐसा नतीजा संभव है। इस ट्रेड यू सर ब्रवर्डेड यू नंबर 84 strike of this nature would accomplish. What do you think? I mean, firstly, if मेरा मतलब है, देखिए, अगर आप इसे ईरान के नज़रिए से देखें तो बतौर सरकार उनके पास सच में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर 6 महीने से भी कम समय में दूसरा सर्वोच्च नेता मारा जाता है तो उनका जवाबी हमला ज़रूर पड़ेगा, और ये बात बहुत गंभीर है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त जो दबाव है दोहा से, दुबई से, बाकी अमीराती राज्यों से, शायद बहरीन से और रियाद से, इन देशों का अमेरिका पर दबाव बहुत ज़्यादा है। और मुझे लगता है यही वो पल है जब हालात हमारे लिए बदल रहे हैं, क्योंकि ये देश किसी भी हालत में ईरान की तरफ से बढ़ती हुई टकराव की स्थिति नहीं देख सकते। वो इसे झेल नहीं सकते, क्योंकि इसका असर उनके लिए बहुत विनाशकारी हो सकता है। सोचिए, अभी तक ईरानियों ने ज्यादातर हमले कतर में सैन्य ठिकानों पर ही किए हैं, ज्यादातर वहीं। Iranians have struck mainly military targets in Qatar. Mainly, Qatar has expanded its ability. कतर ने अपनी क्षमता बढ़ा ली है कि वो कच्चे तेल से तरह तरह के उत्पाद बना सके। अगर ईरान ने तय किया कि वो कतर की औद्योगिक क्षमता पर हमला करेगा तो ये कतर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा, पूरी तरह तबाही जैसा। वो किसी भी तरह तनाव बढ़ने का जोखिम नहीं उठा सकते, समझ रहे हैं ना? लेकिन अगर ईरान ने सोचा कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो दबाव बढ़ाने का फैसला करते हैं तो हालात बहुत बदल सकते हैं। अगर मैं ईरान की जगह होता तो कहता, ठीक है, हम इजराइल पर कई मिसाइलें दागेंगे ताकि ये संदेश जाए कि हम आयरन डोम को भेज सकते हैं, लेकिन रणनीतिक तौर पर हम असली निशाना बनाएंगे कतर और अमीरात को। हम उनकी औद्योगिक क्षमता को तबाह कर देंगे और फिर देखेंगे कि आगे क्या होता है। We're going to destroy the industrial capacity, and then let's see what's going to happen. Okay, let the United States come and bomb. ठीक है, मान लीजिए कि अमेरिका आता है और ईरान की औद्योगिक क्षमता पर बमबारी करता है। देखिए, अल्पकाल में शायद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे कहेंगे, देखो तुमने क्या कर दिया है, सड़कों पर खून बह रहा है। हमारा युद्ध के प्रति जो संयम है वो तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकेगा। मतलब आज तुमने दूसरे सर्वोच्च नेता को मार दिया तो कल तुम हमें पूरी तरह मिटा सकते हो, हम तो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है यही बात मेज पर रखनी चाहिए कि वॉशिंगटन की झिझक का एक कारण खाड़ी के अरब देशों का बढ़ता दबाव भी है। हमें इसे कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि खाड़ी के अरब देश समझते हैं कि अगर ईरान ने अपनी गति बढ़ाई तो वो उनके लिए अस्तित्व का सवाल बन जाएगा। From Iran would be absolutely existential for them, and I think therefore do they मुझे नहीं लगता कि वो इजराइल को किसी हमले की हरी झंडी देंगे, I don't think so. और क्या वो अमेरिका को ऐसा करने देंगे, खासकर जब हम दोनों इस बारे में बात कर रहे हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता को हटाने की कोशिश की खबरें हैं, वो भी 6 महीने से कम समय में 2 बार। तो मुझे ये मानना बहुत मुश्किल लगता है कि इन खुफिया एजेंसियों के पास वही जानकारी नहीं है, Imagine that these और अगर उनके पास है तो मुझे यकीन है कि वॉशिंगटन में बहुत सारे फ़ोन बज रहे होंगे। लोग डोनाल्ड ट्रंप से संपर्क करने की कोशिश कर रहे होंगे ताकि उन्हें बताया जा सके कि अगर ऐसा हुआ तो सारे दाम खत्म हो जाएंगे। मेरा मतलब है, अब्राहम समझौते तो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे और इजराइल खुद को बहुत अलग थलग पाएगा, चारों तरफ अरब देशों से घिरा हुआ। isolated, surrounded by Arab countries. Okay, the supreme leader and ठीक है, the Iranians सुप्रीम are not लीडर और ईरानी अरब नहीं है, that really matters. लेकिन जब मिसाइलें चलती हैं
और खाड़ी के अरब देशों की औद्योगिक क्षमता पर हमला होता है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बात कोई मायने रखती है, क्योंकि सबके लिए जो पैसा घूम रहा है वो खाड़ी के अरब देशों से ही आता है। मतलब अभी मिस्र की सरकार को कौन फंड कर रहा है? सीरिया की सरकार को कौन संभाले हुए है? अगर खाड़ी के अरब देशों से आने वाला पैसा रुक गया तो ये देश बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। सोचिए, मिस्टर सीसी कैसे संभालेंगे उन करोड़ों लोगों को जो मिस्र की हालत से बेहद नाराज हैं, लेकिन फिलहाल सऊदी अरब और दूसरे देशों से आने वाले पैसों से किसी तरह शांत हैं। अगर वो पैसा रुक गया क्योंकि औद्योगिक ढांचा तबाह हो गया, तो ये सरकारें आगे कैसे चलेंगी? मेरा मतलब है, इस हालात में इजरायली बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। these governments going to go forward? I mean, the Israelis are foolhardy, and that's what I really want to say is that the knock. और यही बात मैं सच में कहना चाहता हूँ कि इसके असर बहुत दूर तक जा सकते हैं। हो सकता है मिस्र की तरफ से इजराइल पर कोई हमला न हो, ऐसा कुछ न हो, लेकिन मिस्टर सीसी को मिस्र के अंदर बहुत उथल पुथल देखने को मिलेगी। क्या वो उसे संभाल पाएंगे? अगर खाड़ी के अरब देश पैसा नहीं भेज रहे हैं, तो मिस्र में कौन पैसा लगाएगा ताकि लोगों को शांत रखने के लिए सरकार उन्हें किसी तरह मना सके? क्या अमेरिका के पास इतना पैसा है कि वो मिस्र को भेज सके? मुझे नहीं लगता। क्या फ्रांस ऐसा करेगा? मुझे नहीं लगता। वो तो लेबनान की सरकार को भी स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर इतनी बड़ी मिस्री आबादी को कैसे स्थिर करेंगे? अब तक तो सऊदी अरब का पैसा आ रहा था और दूसरे अमीराती देशों का भी। अब सोचिए, सूडान में चल रहे युद्ध का क्या होगा? वहां यूएई के हित खत्म हो जाएंगे और मिस्र के भी। So will Egyptian interests. So I'm just saying that the pressure. मैं बस ये कह रहा हूँ कि खाड़ी के अरब देशों की तरफ से वॉशिंगटन पर इजराइल को रोकने का जो दबाव है वो बहुत ज़्यादा है और हमें उसे कम नहीं आंकना चाहिए। मैं फिर से वही बात दोहराना चाहता हूँ जो मैंने पहले कही थी। जैसे मैं कहता हूँ कि हमें मोसाद की काबिलियत या उसकी जीनियस को बड़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी खुफिया एजेंसी है जो जितनी बार सफल होती है उतनी ही बार असफल भी होती है। उसी तरह हमें ये भी नहीं मान लेना चाहिए कि अमेरिका इजराइल को पूरी तरह रोक सकता है, लेकिन साथ ही हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि खाड़ी के अरब देशों के पास अमेरिका को ये कहने की ताकत है कि अगर आप उन्हें ऐसा कुछ करने देते हैं तो उसका जवाबी असर हमारी औद्योगिक क्षमता पर पड़ेगा और फिर हम मिस्र की जनता को ज़्यादा देर तक काबू में नहीं रख पाएंगे। वो लोग सिनाई की तरफ रफा पार करते हुए गाजा में घुसने लगेंगे और मुझे नहीं पता उस वक्त मिस्र की सेना क्या करेगी। I don't know what the Egyptian military will do. Fantastic analysis. बहुत शानदार विश्लेषण, And I want to thank you. और मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ विजय, क्योंकि तुमने हमें बेहतरीन विश्लेषण दिया है। ये वही चीज़ है जो हमारे काम के असली मकसद को छूती है, वो जो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और अब हमारे दर्शक पूरी दुनिया में हैं। पिछला वीडियो लगभग 2 लाख लोगों तक पहुंचा था और हमें इस बात की बहुत खुशी है। तो कृपया सब्सक्राइब बटन दबाएं और लाइक भी करें। मैं ये बात हमारे सभी दर्शकों से कह रहा हूं, जहां कहीं भी आप हैं। जब आप ये सुन रहे हैं तो आपको इस तरह का गहराई वाला विश्लेषण कहीं और नहीं मिलेगा। ऐसा विश्लेषण जो असल में बताता है कि क्या चल रहा है, ताकि आप उसे सच में समझ सकें। यही हमारे चैनल का मकसद है और यही वजह है कि हम ऐसे मेहमानों को बुलाते हैं जो हमारे चैनल के संस्थापक सदस्य हैं, सिर्फ योगदान देने वाले नहीं, जैसे विजय प्रसाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करने जा रहा हूं क्योंकि हमारा समय पूरा हो गया है। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। And I look forward to seeing you next week. Thank you so very much. Amazing. Gamal, Bon Dekes. But keep the इसे stuck jokes जब तक Verzeri thung bedin verhaber. Den all. thank you, sir. Tuavid.